फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे अति लघु के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में। तो दो पार्ट में इसको डिस्कस कर लेंगे। आज ये पहला पार्ट है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि आपके एग्जाम नज़दीक हैं और आप वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर रेडी कर लेते हैं तो आपके एग्जाम बहुत अच्छे हो जाएंगे। और मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि आपको कैसे कम टाइम में बेहतर तैयारी अपनी करनी है। तो वीडियो देखते रहिए, बनते रहिए वीडियो के साथ में। और एक वीडियो बनाऊंगी मैं आपके लिए जिसमें आपको ट्रिक बताऊंगी ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। हमारी हार्दिक इच्छा यही रहती है कि आप लोगों को अच्छा स्कोर मिले, आप बेहतर करें, कम टाइम में बेहतर चीज़ें कर पाएँ, अच्छे तरीके से चीज़ें कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें जिससे और लोग भी इसके थ्रू हेल्प प्राप्त कर सकें। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 345 ईसा पूर्व में मौर्य या मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व हुआ। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य का सीमा विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक एवं उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त के विषय में जानने के स्रोत क्या हैं? तो चंद्रगुप्त के विषय में जानने का मुख्य स्रोत है कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा मेगस्थनीज की इंडिका, क्योंकि मेगस्थनीज जो था चंद्रगुप्त के समय में ही आया था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त ने पंजाब पर पूर्ण अधिकार किस वर्ष स्थापित किया? तो चंद्रगुप्त ने 316 ईसा पूर्व में पंजाब पर अपना पूरा आधिपत्य स्थापित कर लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर कब अपनी विजय हासिल की, तो 316 ईसा पूर्व ध्यान रखना है। आगे है, चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर कब बैठा था? तो 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर बैठा था। सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। आगे है, मेगस्थनीज के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो मेगस्थनीज के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र था। मौर्य शासन में सेना का संगठन करने वाले मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? तो 30 होती थी सदस्यों की संख्या मौर्य शासन में सेना का संगठन करने वाले मंडल की। नेक्स्ट है, मौर्य शासन में नगर के न्यायाधीश एवं जनपदों के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? नगरों के न्यायाधीश व्यावहारिक महामात्र और जनपदों के न्यायाधीश राजुक कहलाते थे। नेक्स्ट है, भूमि कर एकत्रित करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? जो भूमि का कर एकत्रित करते थे, भूमि का कर कलेक्ट करके लाते थे, उनको क्या कहते थे? तो उनको अग्रम कहते थे। मौर्य प्रशासन में तीर्थ क्या था? तो शासन की सुविधा हेतु केंद्रीय शासन कई विभागों में विभक्त था जिसे तीर्थ कहा जाता था। यानी कि जैसे केंद्रीय शासन, अब हमारा जो केंद्रीय शासन है केंद्र में है पीएम मोदी जी और अलग अलग राज्य बने हुए हैं देश में, तो इस तरीके से अब जिनको राज्य कहते हैं उनको क्या कहते थे? तीर्थ कहते थे। ठीक है, ताकि शासन सुविधा से जो है उसका संचालन हो सके। अब केंद्र से ही सारे राज्यों में सभी सुविधाओं को करना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीएम को नियुक्त कर दिया जाता है। वैसे ही उस समय तीर्थ कहा जाता था जिनको अब राज्य कहते हैं। आगे है, बिंदुसार को किस और उपनाम से जाना जाता था? बिंदुसार का अनेक और भी नाम है। बिंदुसार को अमित्र और शत्रुओं का संहारक के नाम से भी जाना जाता था। आगे है, अशोक का धम्म किस सिद्धांत का अनुमोदन करता है? तो अशोक का धम्म जो था वो वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का अनुमोदन करता है। वसुधैव कुटुंबकम यानी कि संपूर्ण जो वसुधा है, पूरी पृथ्वी जो है वो कुटुंब है, हमारा परिवार है। मौर्य काल में समाज कितने वर्गों में विभक्त था? तो मौर्य काल में समाज जो था वो 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, मौर्य शासन के समय में। नेक्स्ट, मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला था। ध्यान रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, मौर्य काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो मौर्य काल के पतन का मुख्य कारण था अशोक के बाद कोई भी योग्य उत्तराधिकारी ना होना। यानी कि अशोक के बाद में सब ऐसे ही राजा हुए थे, कोई भी योग्य नहीं था, अयोग्य थे सभी लोग, इसलिए मौर्य काल का पतन हो गया। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन में जनगणना समिति क्या कार्य करती थी? तो जन्म मरण का हिसाब रखती थी जनगणना समिति। नेक्स्ट,
गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई थी? तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना आदि राज महाराज गुप्त द्वारा 275 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की? तो सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, गुप्त संवत का प्रचलन किसने व कब किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 और 320 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रचलन किया। यानी कि गुप्त संवत जो था उसका प्रचलन किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईसा पूर्व। आगे चलेंगे, महाकवि हरिसेन कौन था? तो महाकवि हरिसेन समुद्रगुप्त का मंत्री एवं दरबारी था। महाकवि हरिसेन कौन थे? समुद्रगुप्त के मंत्री और दरबारी कवि थे हरिसेन। और हरिसेन ने जितने भी रचनाएं की हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलेंगे, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन क्यों कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त महान विजेता होने के साथ ही एक निपुण सेनानायक था, इसलिए उसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त एक महान विजेता भी थे और क्या थे? एक निपुण सेनानायक थे, इसलिए उनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे है, गुप्त काल के दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे? तो आर्यभट्ट और वराहमिहिर थे गुप्त काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए थोड़ा फास्ट रख रही हूँ वीडियो को, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें गेन कर सकें, आप एग्जाम में कम टाइम में बेहतर स्कोर कर सकें। इस वजह से वीडियो की स्पीड थोड़ी फास्ट है। अगर आपको वीडियो की स्पीड स्लो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ की स्पीड में मैं अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो कर लूँगी। नेक्स्ट है, गुप्त काल के दो प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम लिखिए। तो कालिदास और विष्णु शर्मा गुप्त काल के दो प्रसिद्ध साहित्यकार थे। नेक्स्ट, चेदी राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो चेदी राजवंश का प्रथम शासक कोक्कल प्रथम था। आगे, चालुक्य अथवा सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी थी अहिलवाड़ा में, चालुक्य और सोलंकी वंश की। आगे बढ़ेंगे, प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी, किंतु वास्तविक प्रथम राजा जो नागभट्ट था, वास्तविक प्रथम राजा कौन था? नागभट्ट था। और स्थापना किसने की? हरिश्चंद्र ने की। तो यहाँ आपसे कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? तो आपको ध्यान रखना, स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी। और आपसे अगर पूछा जाए प्रतिहार वंश का वास्तविक राजा कौन था, वास्तविक प्रथम राजा, तो वास्तविक प्रथम राजा था नागभट्ट। आगे, चहमान वंश का सबसे प्रसिद्ध तथा अंतिम शासक कौन था? तो पृथ्वीराज द्वितीय चहमान वंश का, यानी कि चौहान वंश का जो अंतिम शासक था। नेक्स्ट, पाल राजवंश का प्रथम राजा कौन था? तो पाल राजवंश का प्रथम राजा था धर्मपाल। नेक्स्ट, राजपूत काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर था। आगे, राजपूत काल में जनता की जीविका का मुख्य साधन क्या था? तो जनता की जीविका का मुख्य साधन था कृषि पर डिपेंड थे लोग राजपूत काल में। नेक्स्ट है, राजपूत काल में कौन से धर्म प्रचलित थे? तो ब्राह्मण और जैन धर्म प्रचलित थे राजपूत काल में। आगे चलेंगे, राजपूत कालीन रचित नवसाहंक चरित तथा 10 रूपक के रचयिताओं के नाम लिखिए। तो राजपूत काल में कौन सी रचनाएं हुई? नवसाहंक चरित और 10 रूपक, इनके रचयिताओं के नाम बताने हैं। तो नवसाहंक चरित के रचयिता हैं पद्मगुप्त तथा 10 रूपक के रचयिता हैं धनंजय। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन कला एवं स्थापत्य शैलियाँ कौन कौन सी थी, नामोल्लेख कीजिए। तो नागर, द्रविड़ और वेसर, ये राजपूत कालीन कला तथा स्थापत्य शैलियाँ थीं। नेक्स्ट है, चालुक्य वंश की कितनी शाखाएं थीं? तो चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थीं, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कविराज मार्ग तथा रत्नमालिका किसके द्वारा लिखित कृति हैं? तो कविराज मार्ग अमोघवर्ष प्रथम द्वारा तथा रत्नमालिका जिनसेन द्वारा लिखित कृति हैं। तो कृतियां भी बहुत पूछी जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो आपकी पीडीएफ है ये मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कराई जाएंगी और पीडीएफ फाइल के थ्रू आप फिर से भी इनका रिवीजन फास्ट कर सकते हैं। आगे है, ऐहोल का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो ऐहोल का विष्णु मंदिर वातापी के चालुक्यों ने बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो पुलकेशिन द्वितीय ने पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय की उपाधि धारण की थी।
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में भूमि कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में भूमि कर वसूलने वाले अधिकारी को सल्किक कहा जाता था। हूणों ने भारत पर आक्रमण किस शासक के काल में किया? तो कुमारगुप्त के शासन काल में हूणों ने भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य का अंतिम और अयोग्य शासक कौन था? तो पुरुगुप्त गुप्त साम्राज्य का अंतिम और अयोग्य शासक था। आगे, चीनी यात्री फाहान किसके शासन काल में भारत भ्रमण पर आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में फाहान भारत भ्रमण के लिए आया था। चीनी यात्री फाहान का वास्तविक नाम क्या था? तो कुंग उसका वास्तविक नाम था फाहान का। फाहान का क्या अर्थ है? तो फाहान का अर्थ है धर्मगुरु अथवा धर्म का रक्षक या धर्म रक्षक। नेक्स्ट, गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक स्कंदगुप्त विक्रमादित्य था। नेक्स्ट, हूण आक्रमणकारी कौन थे? तो हूण लोग मध्य एशिया के खानाबदोश जंगलों के जो जंगलियों के समूह थे वो थे हूण आक्रमणकारी, यानी कि मध्य एशिया के खानाबदोश जंगलियों के समूह। आगे है, पुष्यभूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था? तो पुष्यभूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक हर्षवर्धन था। नेक्स्ट है, हर्ष के शासन काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो हर्ष के शासन काल में जो अलग अलग प्रांत थे उनको भुक्ति कहा जाता था। हर्ष के समय के किन्हीं दो विद्वानों के नाम लिखिए? तो बाणभट्ट और दिवाकर प्रमुख दो विद्वान हैं। नेक्स्ट, प्राचीन ग्रंथ राजतरंगिणी में कितने राजपूत कुलों का लेख है? तो राजतरंगिणी में 36 राजपूत कुलों का लेख देखने को मिलता है। आगे है, चंदेलों की राजधानी का नाम क्या था? तो चंदेलों की राजधानी का नाम खजुराहो था। नेक्स्ट, परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो सियक अथवा श्रीहर्ष परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। नेक्स्ट, गहड़वालों का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक कौन था? तो गोविंद चंद्र जो था वो गहड़वालों का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक था। नेक्स्ट, जयचंद किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो जयचंद चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था। अवंती सुंदरी कौन थी? अवंती सुंदरी एक विदुषी महिला थी। ऐबक का राज्यारोहण कब हुआ? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण 25 जून 1206 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, चालीसा क्या है? 40 तुर्की सरदारों का गुट चालीसा कहलाता है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण कराया था? तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कंप्लीट कराया था। पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, सल्तनत कालीन पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया बेगम थी सल्तनत कालीन पहली महिला बेगम। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी, तब भी रजिया सुल्तान आएगा। आगे बढ़ेंगे, खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा? तो 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का शासनकाल रहा। भारत में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भारत में खिलजी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो खिलजी था। आगे, तुगलक वंश की नींव किसने डाली? तो तुगलक वंश की नींव जो थी वो गयासुद्दीन तुगलक ने डाली थी। नेक्स्ट है, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत कब आया? तो 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया था। ये कैसा यात्री था? अफ्रीकी यात्री था। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक अफ्रीकी यात्री का नाम बताइए, क्योंकि लास्ट ईयर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता। और आपसे अगर चीनी यात्री पूछा जाए तो हेन स्यांग फाहान थे। तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। आगे है, गुलरुखी उपनाम किस शासक का है? तो सिकंदर लोदी का उपनाम है गुलरुखी। नेक्स्ट है, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोदी वंश की स्थापना बहलोन लोदी ने की थी। सैद्धांतिक रूप से मुस्लिम राज्य किस प्रकार का था? तो देखिए, धर्म प्रधान राज्य था सैद्धांतिक रूप से मुस्लिम राज्य। नेक्स्ट है, नूह सिपेहर तुगलकनामा की रचना किसने की? तो अमीर खुसरो ने नूह सिपेहर तुगलकनामा की रचना की। आगे है, राजतरंगिणी के रचनाकार कौन है? तो राजतरंगिणी को कल्हार ने लिखा।
नेक्स्ट, सल्तनत काल में कितने कर लिए जाते थे? तो सल्तनत काल में 4 कर लिए जाते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो 4 कर कौन कौन से थे सल्तनत काल में? जो था खर्ज, जजिया, जकात और खराज। यहाँ पर ये सकात लिखा हुआ है, ये जकात होता है। जकात, खराज, खम्स और जजिया, ये 4 कर लिए जाते थे। नेक्स्ट है सल्तनत काल, यानी कि 1206 से 1526 तक चला। सल्तनत काल के मध्य दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया? तो 5 राजवंशों ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1526 तक। आगे है हर्षवर्धन को किस चालुक्य नरेश ने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य नरेश ने पराजित किया था। किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट है राष्ट्रकूल वंश के प्रमुख 3 शासकों के नाम लिखिए। तो कृष्ण प्रथम, ध्रुव तारावर्ष, गोविंद द्वितीय और अमोघ वर्ष, ये राष्ट्रकूल वंश के प्रमुख शासक थे। नेक्स्ट है चोल वंश के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। तो 4 शासकों के नाम बताने हैं आपको, आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और कोलोत्तुंग आदि। नेक्स्ट, पल्लवकालीन मत्तविलास प्रहसन किसके द्वारा रचित कृति है? तो महेंद्रवर्धन ने लिखा था पल्लवकालीन मत्तविलास प्रहसन को। आगे बढ़ेंगे, वेंगी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था? तो वेंगी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। नेक्स्ट है वातापी के चालुक्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो जयसिंह ने की थी वातापी के चालुक्य राजवंश की स्थापना। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? पल्लव वंश की राजधानी थी कांची में। आगे है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व हिजरी संवत से 53 वर्ष पूर्व अरब के मक्का नगर में हुआ था। आगे है गजनवी वंश को और किस नाम से जाना जाता है? तो यामिनी वंश के नाम से जाना जाता है गजनवी वंश को। आगे इस्लाम धर्म के अनुसार प्रत्येक मुसलमान को कितने कर्म सिद्धांत बताए गए हैं? तो 5 बताए गए हैं कर्म सिद्धांत जो इस्लाम धर्म के अनुसार है मुसलमानों को। कौन कौन से हैं? ये हैं कलमा, नमाज, रोजा, जकात और हज। नेक्स्ट, भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना किसके समय से मानी जाती है? तो भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद बिन कासिम के समय से मानी जाती है। नेक्स्ट है सल्तनत काल में भारत को कहा जाता था? तो सोने की चिड़िया कहा जाता था सल्तनत काल में भारत को। नेक्स्ट, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही सल्तनत काल की भी नींव रखी। नेक्स्ट है लाल बख्श, यानी कि लाखों का दान करने वाला लाल बख्श की उपाधि किसे दी गई है? तो लाल बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई है। आगे है अढ़ाई दिन का झोंपड़े का निर्माण किसने कराया? तो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा इसका निर्माण कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, भक्ति संतों का मूलाधार क्या था? तो ईश्वर से केवल भक्ति द्वारा संपर्क स्थापित करना ही भक्ति संतों का मूल आधार था, यानी कि भक्ति के द्वारा ही वो एक ईश्वर से अपना कांटेक्ट स्थापित करके रखते थे। आगे है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। तो रामानुज और निम्बार्क। नेक्स्ट, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में हुई थी। बहमनी राज्य में कुल कितने शासकों ने राज्य किया? तो 14 शासकों ने राज्य किया कुल बहमनी शासन में। नेक्स्ट है बहमनी राज्य में कौन सा रूसी यात्री भ्रमण के लिए आया था? तो कौन सा आया था? एथनेसियम निकितन। नेक्स्ट, बहमनी राज्य के पतन के बाद दक्कन में कितने नए राज्यों का उदय हुआ? तो 5 नए राज्यों का उदय हुआ बहमनी राज्य के पतन के बाद। कौन कौन से थे? बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। नेक्स्ट, बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी? तो गुलबर्गा थी बहमनी राज्य की राजधानी। नेक्स्ट है विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे है आंध्र भोज की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? तो आंध्र भोज की उपाधि कृष्णदेव राय को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है विजयनगर राज्य किस प्रथा पर आधारित था? तो विजयनगर राज्य जो था वो सामंतशाही प्रथा पर आधारित था। आगे राज्य प्रशासन की सुविधा के अनुसार विजयनगर
राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? तो 6 प्रांतों में विभाजित था राज्य प्रशासन की सुविधा के लिए विजयनगर साम्राज्य। आगे है चंद्रमा की कितनी गतियां हैं? तो चंद्रमा की कुल 3 गतियां हैं, घूर्णन, परिक्रमण और सूर्य के सापेक्षिक गति। नेक्स्ट, चंद्रमा की परिक्रमा कितने समय में पूर्ण होती है? तो चंद्रमा अपने अक्ष के परितः लगभग 29 दिनों से कुछ समय में अपने परिभ्रमण कार्य को पूर्ण कर लेता है। जो परिभ्रमण का उसका समय है 29 दिनों में उसको पूर्ण कर लेता है, या 29 दिनों से कुछ अधिक समय में। आगे है चंद्रवर्ष क्या है? तो कुल 12 चंद्रमासों का समूह चंद्रवर्ष कहलाता है। आगे है मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मंगोल साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान ने की थी। नेक्स्ट, चंगेज खान ने सर्वप्रथम किस भूभाग को अपने अधीन किया? तो उत्तरी चीन के भूभाग को चंगेज खान ने सबसे पहले अपने अधीन कर लिया। आगे है तैमूर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो तैमूर का जन्म 1336 ईस्वी में ट्रांस आक्सियाना प्रदेश के केस नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट, दिल्ली पर तैमूर ने आधिपत्य कब स्थापित किया? तो 1398 में दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था तैमूर ने। नेक्स्ट है सल्तनत काल का साम्राज्य कितने वर्षों तक चला था? तो सल्तनत काल का साम्राज्य 320 वर्ष तक चला था। आगे है सल्तनत काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो साम्राज्य की विशालता जो थी वो सल्तनत काल के पतन का कारण था। नेक्स्ट, सल्तनत काल के प्रथम और अंतिम शासक कौन थे? तो सल्तनत काल की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रारंभ होकर इब्राहिम लोदी की मृत्यु पर खत्म होती है, यानी कि प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक और लास्ट अंतिम था इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है सूफी क्या है? तो अरब में जो व्यक्ति सफ अर्थात भेड़ के बालों के ऊनी वस्त्र पहनते थे उन्हें सूफी पुकारा जाता था। आगे सूफी संप्रदाय क्या है? इसे मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन भी कहते हैं सूफी संप्रदाय को। सूफी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य क्या था? ये जो सूफी आंदोलन था इसका उद्देश्य क्या था? सूफी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य सभी को बिना किसी भेदभाव के ईश्वर के प्रति प्रेम सिखाना था। नेक्स्ट है सूफी संप्रदाय किस संप्रदाय का अंश था? तो सूफी संप्रदाय मुस्लिम संप्रदाय का अंश था। नेक्स्ट, सूफी संतों का जीवन कैसा था? सूफी संतों ने खानकाह बनवाए जहां वह स्वयं रहते थे, उपदेश देते थे और मानव सेवा करते थे। किस जगह पर? खानकाह पर। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन क्या था? तो भक्ति की धारणा का अर्थ एकेश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा है। भक्ति आंदोलन के उपासकों ने विधियों के रूप में कर्म कांडों तथा यज्ञों का परित्याग किया, यानी कि एकेश्वर यानी कि एक ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा ही भक्ति आंदोलन थी। एक ईश्वर के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा, सच्ची भक्ति भावना रखते थे, यही भक्ति आंदोलन था। आगे है भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण क्या था? तो भक्ति आंदोलन के उदय के 2 प्रमुख कारण थे, इस्लाम के आक्रमणों से सुरक्षा, हिंदू समाज और धर्म में सुधार की आवश्यकता। आगे एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो 7 ग्रहण हो सकते हैं अधिक से अधिक एक कैलेंडर वर्ष में। आगे है स्थल मंडल क्या है? तो पृथ्वी का धरातलीय भाग स्थल मंडल कहलाता है, जो कि विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना होता है, यानी कि पृथ्वी का धरातलीय भाग क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। आगे है वायुमंडल क्या है? सभी स्थलीय एवं जलीय भाग को एक आवरण के रूप में घेरे हुआ भाग वायुमंडल कहलाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के विभिन्न परिमंडलों के नाम लिखिए। स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और जैव मंडल, ये पृथ्वी के परिमंडल हैं। आगे जैव मंडल क्या है? तो पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित ऐसा सीमित क्षेत्र जहां अन्य तीनों मंडल मिलते हैं जैव मंडल कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, 7 महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप हैं। आगे है नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी पर पानी बहुत ज्यादा है इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है भूपर्पटी किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। और फ्रेंड्स, ये जो SST है यानी कि आपकी सोशल स्टडी जो है, इसमें साइंस में भी बहुत सारी चीज़ें मैच कर जाती हैं,
तो आपको हेल्प करेगी। साइंस और एसएसटी दोनों चीज़ें एक दूसरे में, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें और उसमें कॉमन मिल जाएंगी, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक कर दें, लाइक जरूर कर दें, हम आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ आपको अच्छा स्कोर दिलाना हमारा उद्देश्य है, तो एक लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में। नेक्स्ट है मेंटल क्या है? भूपर्पटी के नीचे अवस्थित परत जो कि 29 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है, मेंटल कहलाती है। यानी कि भूपर्पटी के नीचे जो लास्ट में अवस्थित है जो कि 29 किलोमीटर की गहराई तक है, वो क्या कहलाएगी? आपकी मेंटल कहलाएगी। नेक्स्ट है मेंटल का निर्माण कैसे होता है? तो मेंटल का निर्माण ठोस सेलों द्वारा होता है। आगे है कोर क्या है? इसके भागों के नाम लिखिए। यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है जो कि निकल तथा लोहे एवं खनिज तत्वों से निर्मित है। इस परत के दो भाग हैं, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। तो पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक भाग है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये इसका सबसे आंतरिक भाग जो है वो कोर कहलाएगा। और कोर के भी दो भाग हैं, आंतरिक कोर और बाह्य कोर। आगे सेल क्या है? तो वे समस्त पदार्थ जिनसे भूपर्पटी का निर्माण होता है, चाहे वे ग्रेनाइट की भांति कठोर हों या फिर चीका रोड़ी की भांति नरम एवं मुलायम हो, सेल कहलाती हैं। यानी कि पृथ्वी के जो भूपर्पटी का जो निर्माण होता है वो क्या है? सभी सेल हैं, सेलों के द्वारा ही भूपर्पटी का निर्माण होता है। आगे है चट्टानों के कितने भेद हैं? तो चट्टानों के 3 भेद हैं। कौन कौन सी? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है चंद्र दिवस किसे कहते हैं? तो चंद्र दिवस के बारे में बताना है। 24 घंटे 50 मिनट का वह समय जिस दौरान चंद्रमा की सीध में पृथ्वी का स्थित बिंदु पुनः एक बार घूमकर चंद्रमा के ठीक नीचे उस बिंदु पर पहुंचता है, चंद्र दिवस कहलाता है। आगे है चंद्रमा किससे प्रकाशित होता है? तो चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, बल्कि यह सूर्य से प्रकाशित होता है, सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। आगे है पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी सौरमंडल का एक अंग है। नेक्स्ट चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। एपोजी क्या है? चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी से सर्वाधिक दूरस्थ होती है, तो इस अवस्था को एपोजी कहा जाता है। नेक्स्ट है पेरोजी क्या है? तो चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति से सर्वाधिक निकट होती है। जो चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होती है, तो इस अवस्था को पेरोजी कहते हैं। जो दूर की स्थिति होगी यानी कि दूरस्थ स्थिति को, सर्वाधिक दूरस्थ स्थिति जो होगी उसको कहेंगे एपोजी, और जो नजदीक होगी, निकट होगी, उसको क्या कहेंगे? पेरोजी। यानी कि आप ध्यान रख सकते हैं, नियर से निकट यानी पेरोजी और आपकी दूरस्थ से एपोजी। आगे है ग्रहण किसे कहते हैं? तो यदि किसी एक प्रकाश बिंदु से मुक्त होने वाले प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है, उससे एक छाया बनती है, जिसे ग्रहण कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने 136 क्वेश्चन को डिस्कस किया। 136 क्वेश्चन है। आगे के क्वेश्चंस सेकंड पार्ट में डिस्कस करूंगी और उसी में आपके सभी वन लाइनर क्वेश्चंस को खत्म कर दिया जाएगा और आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लें। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, मेरा प्रयास आपको बेहतर लगा हो, तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। टेक केयर, राधे राधे। पढ़ते रहिए और बेहतर स्कोर करिए, 95+ लाने का प्रयास करिए। टेक केयर, गुड डे।